जरूर। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून पर बात करने वाले हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। आपने शायद एनएसए या रासुका का नाम सुना होगा। जी बिल्कुल। तो आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम समझेंगे कि ये कानून क्या है, इसमें क्या शक्तियां हैं, प्रक्रिया क्या है और क्या सुरक्षा उपाय दिए गए हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सीधे सीधे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच के संतुलन से जुड़ा है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 आखिर है क्या? मतलब इसे क्यों लाया गया था? देखिए, ये मूल रूप से एक निवारक निरोध कानून है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। अच्छा, निवारक निरोध। हाँ, इसका मतलब है कि सरकार किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए हिरासत में ले सकती है, मतलब शक के आधार पर, भविष्य में होने वाले किसी खतरे को टालने के लिए, ना किसी किए गए अपराध की सजा के तौर पर। और इसका आधार संविधान का अनुच्छेद 22 है, जो ऐसे कानूनों की इजाजत देता है। इसे 1980 में लाया गया था। मुख्य उद्देश्य था देश की सुरक्षा, अखंडता, विदेशी संबंध या फिर सार्वजनिक व्यवस्था या जरूरी सेवाओं की सप्लाई बनाए रखने जैसे कामों में बाधा डालने से लोगों को रोकना। और अब तो ये पूरे भारत में लागू है। जी हाँ, 31 अक्टूबर 2019 के बाद से ये पूरे भारत पर लागू है। इसमें कुल 18 धाराएं हैं। ठीक है। तो फिर अगला सवाल ये उठता है कि किन आधारों पर और किसे हिरासत में लिया जा सकता है, कौन तय करता है ये? देखिए, आधार काफी व्यापक हैं। ये धारा 3 में बताया गया है। केंद्र या राज्य सरकार, अगर वो संतुष्ट है, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या विदेशी। अच्छा। विदेशी भी? हाँ। कोई भी व्यक्ति अगर वो देश की सुरक्षा, अखंडता, विदेशी संबंधों, राज्य की सुरक्षा या पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा बन सकता है या फिर आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई में रुकावट डाल सकता है, तो उसे हिरासत में लेने का आदेश दिया जा सकता है। ये संतुष्ट होना, ये तो काफी सब्जेक्टिव लगता है। हाँ, यहीं पर इसकी शक्ति और कह सकते हैं विवाद का एक बिंदु भी है। सरकार का समाधान या संतुष्ट होना ही काफी है। ये शक्ति राज्य सरकारें, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर को भी दे सकती हैं। और शुरुआत में यह हिरासत 3 महीने के लिए हो सकती है। 3 महीने? तो मान लीजिए किसी को हिरासत में ले लिया गया, फिर आगे क्या होता है? क्या कोई प्रक्रिया है इसकी जांच की, कोई चेक और बैलेंस? हाँ, प्रक्रियाएं तो हैं। जैसे ही पुलिस गिरफ्तार करती है, उन्हें राज्य सरकार को रिपोर्ट करना होता है। तुरंत? हाँ, और अगर राज्य सरकार 12 दिनों के अंदर उस हिरासत को मंजूरी नहीं देती, तो व्यक्ति को छोड़ना पड़ता है। अच्छा, 12 दिन? फिर राज्य सरकार को 7 दिन के भीतर केंद्र सरकार को भी सूचना देनी होती है। और सबसे जरूरी बात, जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, उसे हिरासत के आधार बताए जाने चाहिए। कब तक? जल्द से जल्द। सामान्य मामलों में 5 दिनों के अंदर, और अगर कोई असाधारण परिस्थिति है तो लिखित कारण बताते हुए ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों के अंदर। और उसे अपनी बात रखने का मौका? जी बिल्कुल। उसे आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन, मतलब अपनी बात रखने का, अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। हालांकि इसमें एक पेंच है। वो क्या? धारा 8 ये भी कहती है कि सरकार ऐसी कोई जानकारी बताने के लिए बाध्य नहीं है जिसे वो सार्वजनिक हित के खिलाफ समझती हो। ये तो महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, आपने प्रक्रिया बताई, लेकिन इसमें सलाहकार बोर्ड का भी जिक्र आता है शायद। उसकी क्या भूमिका है? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। धारा 9 के तहत केंद्र और हर राज्य सरकार एक सलाहकार बोर्ड बनाती है। इसमें कौन लोग होते हैं? इसमें 3 सदस्य होते हैं, जो या तो हाईकोर्ट के जज हैं या रह चुके हैं, या फिर हाईकोर्ट जज बनने के योग्य हैं। इसके अध्यक्ष एक वर्तमान या पूर्व हाईकोर्ट जज ही होते हैं। ठीक है। और ये बोर्ड करता क्या है? हिरासत के 3 हफ्तों के अंदर मामला इस बोर्ड के पास समीक्षा के लिए भेजा जाता है, धारा 10 के तहत। बोर्ड फिर उस व्यक्ति को सुनता है, सारे कागजात देखता है और अपनी रिपोर्ट सरकार को देता है। कितनी देर में? हिरासत की तारीख से 7 हफ्तों के भीतर बोर्ड को अपनी रिपोर्ट देनी होती है और वो अपनी राय देते हैं कि हिरासत जारी रखने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं। तो इस बोर्ड की राय का वजन क्या है? क्या सरकार को माननी पड़ती है? हाँ, यहीं पर यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो जाती है। धारा 12 के अनुसार अगर बोर्ड कहता है कि हिरासत के लिए पर्याप्त कारण नहीं है, तो सरकार को वो निरोध आदेश रद्द करना ही होगा और व्यक्ति को तुरंत रिहा करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब बोर्ड की राय बाध्यकारी है इस मामले में? जी, लेकिन अगर बोर्ड को लगता है कि पर्याप्त कारण हैं, तो सरकार हिरासत को जारी रखने की पुष्टि कर सकती है। तो एक तरह से बोर्ड की राय ही आगे का रास्ता तय करती है। तो अगर बोर्ड ने पुष्टि कर दी,
तो फिर अधिकतम कितने समय तक किसी को हिरासत में रखा जा सकता है? सामान्य तौर पर अगर सलाहकार बोर्ड पुष्टि कर देता है तो हिरासत की तारीख से अधिकतम 12 महीने तक। ये धारा 13 में है। 12 महीने? हाँ, हालांकि एक और धारा है 14A, जो कुछ खास गंभीर परिस्थितियों में, जैसे आतंकवाद से जुड़े मामले हों या जरूरी सेवाओं में बाधा डालने जैसे गंभीर मामले, उनमें सलाहकार बोर्ड की राय के बिना भी हिरासत को 3 महीने से ज्यादा, मतलब 6 महीने तक बढ़ाने की इजाजत देती है। ओ अच्छा। और हाँ, इसमें अस्थायी रिहाई यानी पैरोल का भी प्रावधान है धारा 15 में, और धारा 16 अधिकारियों को सद्भावना से की गई कार्रवाई के लिए कानूनी सुरक्षा भी देती है। मतलब अगर अधिकारी नेक नियति से काम कर रहे हैं तो उन पर आसानी से मुकदमा नहीं हो सकता। जी, लेकिन अगर कोई अस्थायी रिहाई के बाद वापस सरेंडर नहीं करता तो उसके लिए सजा भी है, 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। जाहिर है, इतने कड़े प्रावधान हैं तो इसकी वैधता को चुनौती भी दी गई होगी अदालतों में। हाँ, बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण मामला है A.K. रॉय बनाम भारत संघ 1982 का। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। कोर्ट ने माना कि इसके प्रावधान अस्पष्ट या मनमाने नहीं हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, जैसा मैंने पहले कहा, निवारक निरोध कानून हमेशा से एक बहस का मुद्दा रहे हैं। मतलब लोकतंत्र में इनकी जरूरत कितनी है और इनके गलत इस्तेमाल की कितनी संभावना है, इस पर हमेशा सवाल उठते हैं। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA राज्य को, सरकार को निवारक निरोध की काफी महत्वपूर्ण शक्तियां देता है, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के मामलों में। हाँ, बिल्कुल। लेकिन साथ ही इसमें सलाहकार बोर्ड की समीक्षा जैसे प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय भी शामिल किए गए हैं, ताकि शक्ति का संतुलन बना रहे। ये कानून दिखाता है कि कैसे राज्य की सुरक्षा की जरूरतें और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार जो संविधान ने दिए हैं, उनके बीच एक तनाव हमेशा बना रहता है। सही कहा। तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, ये देखते हुए कि निवारक निरोध किसी साबित हुए अपराध पर आधारित नहीं है, बल्कि सिर्फ शक या आशंका पर आधारित है। तो एक समाज के तौर पर हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसे कानूनों का इस्तेमाल हमेशा न्यायपूर्ण हो, जरूरत के मुताबिक हो और ये कहीं दमन का औजार न बन जाएं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।